हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। इसका नाम है कोरिलेशन। देखो, कोरिलेशन का मतलब है कि दो अलग अलग वेरिएबल्स में किसी भी तरह का अगर रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो उसे हम कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन मीन्स समटाइम्स देयर एग्जिस्ट ए कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। कई बार क्या होता है, दो वेरिएबल्स के बीच में कोई कैजुअल रिलेशन होता है, इसमें कि अगर हम एक वेरिएबल को थोड़ा सा इंक्रीज करें तो दूसरा वेरिएबल भी या तो थोड़ा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो अगर एक वेरिएबल में चेंज करने पर दूसरे वेरिएबल में भी कुछ इफेक्ट आ रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो इसका मतलब उन दोनों में कुछ कोरिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो हमारा वेट है, ये इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन एज। जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है वेट इंक्रीज करता है। यहाँ एक और एग्जांपल है, डिमांड डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्राइस। प्राइस बढ़ती है तो उसका इफेक्ट जो है वो डिमांड के ऊपर पड़ता है, तो डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब प्राइस और डिमांड के बीच में कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि कोरिलेशन कितने टाइप का होता है। देखो, कोरिलेशन को हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं: पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और नो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है कि जब एक वेरिएबल में हम कुछ इंक्रीज करते हैं तो दूसरा वेरिएबल भी अगर इंक्रीज करता है तो ये कहलाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर एक में डिक्रीज करें दूसरा भी डिक्रीज हो जाए, ये भी पॉजिटिव। यानी जब दोनों वेरिएबल में जो इफेक्ट है वो सेम आ रहा है, एक को इंक्रीज करें दूसरा भी इंक्रीज हो जाए, या एक को डिक्रीज दूसरा भी डिक्रीज, तो ये कहलाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। और दूसरा है नेगेटिव कोरिलेशन। ये तब होता है जब एक को तो हम इंक्रीज कर रहे हैं और दूसरा डिक्रीज हो रहा है, या एक को डिक्रीज करें और दूसरा इंक्रीज हो जाए, इसे कहते हैं हम नेगेटिव कोरिलेशन। और एक तीसरा है, दैट इज कॉल्ड नो कोरिलेशन। देखो, नो कोरिलेशन में क्या है कि दो वेरिएबल्स के बीच में एक कैजुअल रिलेशनशिप तो है, बट कैजुअल रिलेशनशिप होने के बावजूद जब हम एक वेरिएबल में कुछ चेंजेस करते हैं तो दूसरे वेरिएबल में या तो कोई चेंज होता ही नहीं है, या अगर होता है तो वो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करता है। यानी एक को इंक्रीज किया तो दूसरा कभी कभी इंक्रीज भी हो जाता है और डिक्रीज भी हो जाता है, या एक को हमने डिक्रीज किया तो दूसरा इंक्रीज भी हो जाता है, डिक्रीज भी हो जाता है। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि उन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, इनको हम एक एक करके एनालाइज करेंगे कि इनके बीच में कोरिलेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर जीरो कोरिलेशन है, मीन्स नो कोरिलेशन। फर्स्ट एग्जांपल है टेम्परेचर एंड सेल ऑफ आइसक्रीम। ये सोच के बताओ आप लोग कि टेम्परेचर और सेल ऑफ आइसक्रीम में कैसा रिलेशन है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगी, और अगर गर्मी इंक्रीज होगी तो सेल ऑफ आइसक्रीम भी इंक्रीज होगी। तो इन दोनों के बीच में कैसा कोरिलेशन हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, इसमें क्या है कि एक इंक्रीज होगा तो हम देख रहे हैं कि दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स इनमें कौन सा कोरिलेशन हुआ, पॉजिटिव। ठीक है, कौन सा कोरिलेशन हुआ, पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हाइट एंड शू साइज। देखो, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो शू का साइज भी बढ़ेगा हाइट के इंक्रीज होने पर, और हाइट कम होती है तो शू का साइज भी कम होता है, हाइट ज़्यादा होती है तो शू साइज बड़ा होता है। तो ये भी अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? जब दोनों का इफेक्ट एक जैसा हो, इंक्रीज के साथ इंक्रीज, डिक्रीज के साथ डिक्रीज, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। और जब उल्टा हो, इंक्रीज के साथ डिक्रीज या डिक्रीज के साथ इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। प्राइसेस एंड सप्लाई। तो देखो, जब प्राइस बढ़ती है तो साथ में सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है।
ठीक है, जो सप्लायर्स हैं वो भी अपने प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि प्राइस बढ़ रही है, हम भी अपने सारे प्रोडक्ट बेच दें, बड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्राइस के इंक्रीज होने से सप्लाई भी इंक्रीज होती है। तो कैसा कोरिलेशन हो गया ये वाला? दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ट्रीज एंड रेनफॉल। देखो किसी इलाके में अगर किसी एरिया में पेड़ ज़्यादा होंगे तो वहाँ रेनफॉल भी ज़्यादा होगी, और जहाँ पर पेड़ ही नहीं होंगे, रेगिस्तान है, तो वहाँ पर रेनफॉल भी कम होगी। ठीक है। मोर नंबर ऑफ ट्रीज मोर रेनफॉल, लेस नंबर ऑफ ट्रीज देयर विल बी लेस रेनफॉल। इसको हम कह सकते हैं मोर ट्रीज मोर रेनफॉल, लेस ट्रीज लेस रेनफॉल। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। तो पहले 4 कोरिलेशन हम लोगों ने देखे, चारों के चारों पॉजिटिव हैं। टेम्परेचर बढ़ने से आइसक्रीम की सेल बढ़ती है, हाइट बढ़ने से शू का साइज बढ़ता है, प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, और नंबर ऑफ ट्रीज के इंक्रीज होने से, ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने से रेनफॉल इंक्रीज होती है। नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं अब हम, वो क्या है? प्राइजेज एंड डिमांड। तो जैसा कि सबको मालूम है, प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड कम होती है। इसमें क्या रिलेशन है? प्राइस अगर इंक्रीज करेंगे तो डिमांड डिक्रीज होगी। तो एक इंक्रीज और एक डिक्रीज, और प्राइस अगर हम डिक्रीज करेंगे तो डिमांड इंक्रीज होगी। तो अब क्या कंक्लूजन निकाला कि इनके बीच में कैसा कोरिलेशन है? एक को इंक्रीज करते हैं, दूसरा डिक्रीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। कैसा कोरिलेशन है? नेगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं हम, मार्क्स इन हिस्ट्री एंड मार्क्स इन मैथ्स। किसी स्टूडेंट के या कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स की लिस्ट दी हुई है हमें, उनके हिस्ट्री के मार्क्स गिवन हैं और मैथ्स के मार्क्स गिवन है। आप लोग सोच के बताओ दोनों के बीच में कैसा कोरिलेशन हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। मैथ्स जो है वो सारा का सारा लॉजिक्स फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड है, और हिस्ट्री जो है उसमें कोई लॉजिक कोई फॉर्मूला नहीं है, बस हमें सिर्फ रटना है, याद करना है, बस ऐसा हुआ हुआ सो हुआ, दैट्स ऑल। ठीक है। तो हमारा जो दिमाग होता है ये भी दो तरह का होता है, कुछ लॉजिक्स को आसानी से समझ लेते हैं, तो जिनको लॉजिक इजीली समझ में आ जाते हैं तो उनके मार्क्स मैथ्स में ज़्यादा आते हैं, और हिस्ट्री जैसे रटने वाले सब्जेक्ट के अंदर जिसमें कोई लॉजिक ही नहीं होता, ठीक है, तो उसमें कम मार्क्स आते हैं। या फिर कुछ लोगों का दिमाग ऐसा होता है कि जितना मर्जी कोई चीज़ रटवा लो तो याद हो जाती है वो आसानी से, तो उनके फिर हिस्ट्री में मार्क्स ज़्यादा आते हैं। और मैथ्स नेचुरल है कि रटने से नहीं आता, लॉजिक समझने से आता है। तो अल्टीमेटली हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर एक में इंक्रीज होगा तो दूसरे में डिक्रीज होगा, और अगर पहले में डिक्रीज होगा तो दूसरे में इंक्रीज होगा। तो अल्टीमेटली इनके बीच में कैसा कोरिलेशन निकला? नेगेटिव। कैसा कोरिलेशन है? नेगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राम एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मी। यहाँ पर राम के मार्क्स दिए हुए हैं और यहाँ पर मेरे मार्क्स दिए हुए हैं। अच्छा, तो राम ने अगर किसी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर किया तो ज़रूरी है मैं भी उसमें अच्छा स्कोर करूँगा या मेरा उसमें ख़राब स्कोर आएगा। तो अल्टीमेटली ये जो 7th एग्जाम्पल है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राम, ही इज़ माई कज़न, एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मी, इन दोनों में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। हो सकता है किसी सब्जेक्ट में उसके अच्छे मार्क्स आए हों तो मेरे भी अच्छे मार्क्स आए हों, हो सकता है किसी सब्जेक्ट में उसके
अच्छे मार्क्स आए हों लेकिन मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए। ठीक है, तो ये थर्ड केस बन रहा है कि जिसमें एक वेरिएबल में हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो दूसरे के अंदर बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीजेज आर सीन इन द अदर वेरिएबल। ठीक है, एक के मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं तो मेरे भी इंक्रीज हो गए, दूसरे में उसके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन मेरे डिक्रीज हो गए, किसी में उसके मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं लेकिन मेरे इंक्रीज हो गए, किसी में उसके मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं और मेरे भी डिक्रीज हो गए। कहने का मतलब जिसमें एक वेरिएबल को इंक्रीज करें तो दूसरा भी इंक्रीज हो जाए और कभी कभी डिक्रीज भी हो जाए, और जब हम एक को डिक्रीज करें तो दूसरा डिक्रीज भी हो जाए और कभी कभी इंक्रीज भी हो जाए। तो आप ही सोच कर बताओ कि उसमें क्या कंक्लूजन निकालेंगे हम लोग। ठीक है, इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहा है, डिक्रीज के साथ भी इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहा है, दैट इज ए केस ऑफ नो कोरिलेशन। तो उस केस में क्या है, कोई कोरिलेशन नहीं है। जैसा कि राम के मार्क्स आए और मेरे, ठीक है, राम के मार्क्स इंक्रीज हुए, मेरे इंक्रीज भी हो सकते हैं, हो सकता है मैं पढ़ूंगा नहीं तो डिक्रीज हो जाएंगे। राम के मार्क्स डिक्रीज हो गए क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की, लेकिन अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो मेरे मार्क्स इंक्रीज भी हो सकते हैं, नहीं करूंगा तो डिक्रीज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो राम के मार्क्स में और मेरे मार्क्स में कोई कोरिलेशन नहीं है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राम एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मी, नो कोरिलेशन। और मार्क्स इन प्राइमरी क्लासेस एंड मार्क्स इन ग्रेजुएशन, सेम स्टूडेंट है, उसके प्राइमरी क्लासेस के मार्क्स देखें और ग्रेजुएशन के मार्क्स देखें तो हमें दोनों तरह के केसेस देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो प्राइमरी क्लासेस में तो बहुत इंटेलिजेंट थे और ग्रेजुएशन में भी अच्छा स्कोर किया, लेकिन सिमिलरली प्राइमरी में अच्छा स्कोर करने के बावजूद ग्रेजुएशन में खराब स्कोर किया। दोनों केसेस पॉसिबल हैं। ठीक है, प्राइमरी में क्या होता है कि बच्चे छोटे होते हैं, पेरेंट्स जो हैं थोड़ी हेल्प करते हैं, पढ़ा देते हैं उनको, तो छोटी क्लासेस में हो सकता है अच्छे मार्क्स आ जाएं, लेकिन बड़े होते होते दोनों केस हो सकते हैं, गुड मार्क्स और बैड मार्क्स, मतलब अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं और ख़राब भी आ सकते हैं, लाइक थर्ड केस। और हो सकता है कि प्राइमरी क्लासेस में तो कम मार्क्स आए, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे समझदार हो गए और ग्रेजुएशन पर पहुंचते पहुंचते हम इंटेलिजेंट हो गए। तो इंटेलिजेंट होने पर ज़्यादा मार्क्स भी आ सकते हैं, हो सकता नहीं हुए तो कम मार्क्स भी आ सकते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर है सारा। प्राइमरी क्लासेस के मार्क्स और ग्रेजुएशन के मार्क्स में भी नो कोरिलेशन है, कोई कोरिलेशन नहीं है। तो हमने इतने सारे केसेस देखे जिनमें हमने देखा कि दो वेरिएबल्स के अंदर कभी कभी पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, कभी कभी नेगेटिव कोरिलेशन होता है, और कभी कभी क्या है कि उनमें कोई कोरिलेशन नहीं होता। एक को इंक्रीज करने पर दूसरा इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो जाता है। मेरे ख्याल से कोरिलेशन की डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गई सबको। अब हम आगे चलते हैं। मिटा दें सारा, एक बार नोट कर लो, फिर हम इसको मिटा देंगे।
अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें हमें अकाउंट्स के मार्क्स और मैथ्स के मार्क्स दिए गए हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के। जैसे एक स्टूडेंट है ए, उसके अकाउंट्स में मार्क्स आए हैं 97 और मैथ्स में आए हैं 92। स्टूडेंट और रोल नंबर मान लेते हैं 1 2। सेकंड स्टूडेंट है, इसके अकाउंट्स में आए हैं 75, मैथ्स में आए हैं 82। थर्ड 65 और मैथ्स में आए हैं 70। फोर्थ रोल नंबर अकाउंट्स में आए हैं इसके 50 और मैथ्स में आए हैं 45। फिफ्थ नंबर पर अकाउंट्स में मार्क्स आए हैं 40 और मैथ्स में 30। सिक्स्थ अकाउंट्स में 20 और मैथ्स में 10। रोल नंबर 7 अकाउंट्स में 15 और मैथ्स में 12। तो आप लोग सोच के बताओ कि इन दोनों के मार्क्स में, दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स में आपको कोई रिलेशन मिल रहा है? ठीक है, थोड़ा एनालाइज करके देखते हैं कि हमने देखा कि जब किसी स्टूडेंट के अकाउंट से मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तो मैथ्स में भी ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, और जब अकाउंट्स में कम मार्क्स आ रहे हैं तो मैथ्स में भी कम मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, और जैसे जैसे अकाउंट्स में मार्क्स डिक्रीज़ होते चले जा रहे हैं, मैथ्स में भी डिक्रीज 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 डिक्रीज, अल्टीमेटली ये जब मिनिमम हो गया तो ये भी बिल्कुल मिनिमम हो गया, और ये जब मैक्सिमम था तो ये भी मैक्सिमम था। तो अल्टीमेटली हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इन दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, दोबारा लिखवाता हूँ, थोड़ा छोटा करके एक बार और लिखवा रहा हूँ नीचे। अकाउंट्स और मैथ्स, सपोज 90, 95, 60, 52, 40, 35, 10, 50। थोड़ा सा छोटा कर दिया, हमारा बोर्ड का साइज थोड़ा सा छोटा है, तो इसमें मेरे को 2 एग्जाम्पल इकट्ठे लिखने थे। अच्छा, दैट इज एग्जाम्पल 1। तो इसमें हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब मैथ्स में मार्क्स मैक्सिमम आ रहे हैं तो अकाउंट्स में भी मैक्सिमम है, और जब अकाउंट्स में बिल्कुल मिनिमम मार्क्स आए तो मैथ्स में भी बिल्कुल मिनिमम मार्क्स आए। इसमें मार्क्स इंक्रीज तो इसमें इंक्रीज, इसमें डिक्रीज तो इसमें डिक्रीज। तो कैसा कोरिलेशन बना इनका? पॉजिटिव। एक एग्जांपल 2 हम लोग नीचे और देख रहे हैं। सपोज मैथ्स एंड हिस्ट्री के मार्क्स का एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग। किसी स्टूडेंट के मैथ्स में 95 मार्क्स आए, हिस्ट्री में 25। मैथ्स में मार्क्स डिक्रीज होकर 80 हो गए और इसमें मार्क्स इंक्रीज होकर 40। मैथ्स में मार्क्स डिक्रीज होकर 60, इसमें मार्क्स इंक्रीज होकर 65।
इसमें 40 डिक्रीज होकर 40 हो गए, इसमें मार्क्स इंक्रीज होकर 85, इसमें मार्क्स डिक्रीज होकर 35 आए, और यहाँ पर मार्क्स इंक्रीज होकर 95। तो अब इसमें बताओ कैसा कोरिलेशन है। जब मैथ्स में मार्क्स हाईएस्ट थे तो यहाँ पर बिल्कुल मिनिमम लोएस्ट मार्क्स आए, और यहाँ पर हाईएस्ट थे। और जैसे जैसे ये मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे ये वाले मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। ये और डिक्रीज, ये वाले और इंक्रीज, और डिक्रीज और इंक्रीज, डिक्रीज होकर ये वाले मिनिमम आ गए, तो ये इंक्रीज होकर बिल्कुल मैक्सिमम हाईएस्ट मार्क्स आ गए इसमें। ठीक है, तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला कि फर्स्ट एग्जांपल में इन दोनों सब्जेक्ट के बीच में कोरिलेशन कैसा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, इंक्रीज पर इंक्रीज, डिक्रीज पर डिक्रीज, पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम होने पर मिनिमम और मिनिमम होने पर मैक्सिमम। ठीक है, डिक्रीज होने पर इंक्रीज और इंक्रीज होने पर डिक्रीज। तो यहाँ पर कोरिलेशन कैसा है, नेगेटिव। इनके बीच में कोरिलेशन कैसा है, नेगेटिव, और इनके बीच में कोरिलेशन कैसा है, पॉजिटिव। मेरे ख्याल से क्लियर है एकदम। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एग्जाम्पल्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे हम लोग। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर हमें अकाउंट्स के मार्क्स गिवन हैं और यहाँ पर मैथ्स के, अकाउंट्स एंड मैथ्स। तो सपोज कर लेते हैं दिस इज 100, this is 50, this is 10, 20, 30, 40, 50, 70, 90 and 100. Suppose this is 100, this is 50, this is 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो फर्स्ट एग्जांपल का फर्स्ट केस देख रहे हैं हम, 90 एंड 95। अकाउंट्स में 90 ये रहा और मैथ्स में 95। तो इसको अगर हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे तो ये वाला पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट इज 60 एंड 52, ये है 60 और यहाँ पर 52। ये रहा 40 एंड 35, ये 40 और ये 35। नेक्स्ट इज 10 एंड 15, ये 10 और ये 15। तो हमने देखा कि इसमें ये जो पॉइंट्स हैं ये ऐसे करके राइट साइड में अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, राइट साइड अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसे करके ऊपर की तरफ ग्राफ बना हुआ है सारा। तो जिसमें सारे पॉइंट्स राइट साइड में अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाए उनका कोरिलेशन पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। देखो कोरिलेशन का सिंबल होता है आर। तो आगे से हम लोग क्या करेंगे, कोरिलेशन को आर से डिनोट कर दिया करेंगे। अच्छा, कोरिलेशन मीन्स उसका सिंबल है आर।
राइट साइड अपवर्ड डायरेक्शन मीन्स पॉजिटिव आर, कोरिलेशन इज पॉजिटिव। नीचे वाले का ग्राफ बनाएं एक बार हम। सपोज ये मैथ्स के मार्क्स हैं और ये वाले हिस्ट्री के। सपोज दिस इज 100, 50, 70, 80, 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. Similarly, this is 100, 50, 80, 60, 40, 20 और 10, 95 and 25। ये वाला पॉइंट आया। 80 and 40, 80 and 40। नेक्स्ट इज 60 and 65, एक्स एक्सिस पर 60 और वाई पर 65। नेक्स्ट इज 40 and 85, दिस इज 40 and 85। नेक्स्ट इज 35 and 95, 35 and 95। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं ये इस तरह से राइट साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, कैसी डायरेक्शन है? राइट साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जिसमें राइट साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन हो, मतलब जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होगा वाई डिक्रीज होगा, तो ये कहलाता है नेगेटिव कोरिलेशन। क्या कहलाता है? नेगेटिव कोरिलेशन। और ये कहलाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, आराम से नोट करो सारा कुछ। पॉजिटिव कोरिलेशन कैसा होता है, नेगेटिव कैसा होता है? राइट साइड ऊपर की तरफ जाए, राइट ही देखना है हमेशा। राइट साइड अपर डायरेक्शन पॉजिटिव, राइट साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। ठीक है, सारा नोट करो, मिटा देंगे। correlation। ये मैंने यूं ही जरा बोर्ड को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आपको एक ग्राफ बनाकर दिखा रहा हूँ।
दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखो अगर हमें कोई क्वेश्चन गिवन था जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू ऐसे टेबल में गिवन है एक्स एंड वाई, और उनका हम ग्राफ बनाएं, तो इस बार हम बिना क्वेश्चन के ही एक ग्राफ बना रहे हैं कि ग्राफ अगर इस तरह से बनता है, एक पॉइंट इधर आया, इधर 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 एंड इधर, लाइक दिस, ठीक है। अगर हमने किसी क्वेश्चन का ग्राफ बनाकर देखा और पता चला ग्राफ इस तरह से बना है, सारे पॉइंट्स राइट साइड अपर डायरेक्शन में जा रहे हैं और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में हैं, जरा भी उनमें चेंज नहीं आया, जरा भी टेढ़े मेढ़े नहीं हुए, सारे पॉइंट्स एक लाइन में आ रहे हैं, तो अगर किसी का ग्राफ बनाने पर ऐसा ग्राफ बने, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। तो है ही, राइट साइड अपर डायरेक्शन जा रहा है, लेकिन बिल्कुल परफेक्टली पॉजिटिव है। परफेक्टली का मतलब है कि इसमें एकदम आर जो है कोरिलेशन जो है वो 100% पॉजिटिव कोरिलेशन है। अच्छा, कोरिलेशन एकदम 100% है। 100% कोरिलेशन मीन्स परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, बिल्कुल परफेक्टली पॉजिटिव है 100%। और अगर हम किसी का ग्राफ बनाएं और वो ग्राफ इस तरह से बने, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई, एक पॉइंट इधर आया, एक पॉइंट इधर आया, एक इधर 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 और इधर, तो राइट साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ग्राफ, और हमने ये भी देखा कि सारे के सारे पॉइंट्स एक लाइन में हैं, और राइट साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये भी नेगेटिव कोरिलेशन है, और बिल्कुल सीधी लाइन होने के कारण 100% नेगेटिव कोरिलेशन है। और 100% नेगेटिव को हम कहते हैं परफेक्टली नेगेटिव। परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन मतलब कि R इज इक्वल टू 100% negative. That was 100% positive, that was 100% नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। और अगर हम किसी का ग्राफ बनाएं और वो इस तरह से बने, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एक इधर, इधर 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 और इधर की ग्राफ बनाया, तो पता चला कि ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा, थोड़ा सा ऐसे करके डायरेक्शन चेंज कर लेता है अपनी, लेकिन अल्टीमेटली इसकी डायरेक्शन हमें साफ नज़र आ रही है, डायरेक्शन राइट साइड अपवर्ड है, बट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा, थोड़े से फ्लक्चुएशन के साथ जा रहा है। तो अगर थोड़े फ्लक्चुएशन के साथ जाए तो इसका मतलब है कि कोरिलेशन 100% बिल्कुल नहीं है, 100 से थोड़ा कम है, ठीक है। 100 से थोड़ा सा कम है, वो डिपेंड करता है कि कितनी फ्लक्चुएशन है। अगर थोड़ी फ्लक्चुएशन है तो सपोज 90% हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा फ्लक्चुएशन, जितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन करते चले जाएंगे कोरिलेशन कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसको देखकर कह सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्टली 100% कोरिलेशन तो ये नहीं है, लेकिन पॉजिटिव ज़रूर है। अच्छा, ठीक है। और साथ में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि फ्लक्चुएशन काफ़ी मामूली सी है, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन के साथ ऐसे स्पाइरल वे में ऊपर जा रहा है। तो कम फ्लक्चुएशन होने के कारण हम इसको कहते हैं हाई डिग्री
पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या कहते हैं इसको हम? हाई डिग्री। मतलब 100 में से 100 तो नहीं है, लेकिन 100 में से 90, 80, 85, 75 कुछ भी हो सकता है, तो फिर भी ये हाई डिग्री है। अच्छा, एग्जैक्टली नहीं बताएंगे कि कितना है, ठीक है, ना ही बता सकते हैं ग्राफ को देखकर। हम बता सकते हैं हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, राइट साइड अपवर्ड डायरेक्शन है। और सिमिलरली ऐसा ही ग्राफ अगर इधर बन जाए, इधर इधर, तो इधर हमने देखा कि ये भी थोड़े फ्लक्चुएशन के साथ राइट साइड डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसे भी हम यही कहते हैं हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। मेरे ख्याल से क्लियर है। अब यहाँ पर एक और ग्राफ देखते हैं हम लोग। एक पॉइंट इधर आया, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि फ्लक्चुएशन थोड़ी सी कैसी है, ज़्यादा है। यस, ये हल्का सा फ्लक्चुएशन था, ये थोड़ी सी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, ठीक है। इसमें सबको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके हम एक बाउंड्री ड्रॉ कर देंगे कि इस बाउंड्री के अंदर ही ऐसे ऐसे करके फ्लक्चुएट हो रहा है। फ्लक्चुएट ज़्यादा होने के कारण दिस इज कॉल्ड लो डिग्री बट स्टिल पॉजिटिव कोरिलेशन। लो डिग्री का पॉजिटिव कोरिलेशन है। और सिमिलरली अगर ऐसा ही कोरिलेशन हमें यहाँ देखने को मिले, ठीक है, फ्लक्चुएशन ज़रा ज़्यादा है बट राइट साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो मैंने आपको बड़े सारे ग्राफ बनाकर दिखाए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, सीधी, विदाउट एनी फ्लक्चुएशन, तो 100% है। 100%, देखो 100 में से 100 तो हम बता सकते हैं, लेकिन अगर जरा सा टेढ़ा हुआ तो कितने नंबर कट जाएंगे ये हम ग्राफ देखकर नहीं बता सकते, ठीक है। बस स्टिल ये बता सकते हैं हाँ जी इंटेलिजेंट है, एवरेज हो गया, नालायक है समझ लो, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन परसेंटेज में कितना है वो ग्राफ देखकर हम नहीं बता सकते। फ्लक्चुएशन कम है तो हाई डिग्री, ज़्यादा है तो लो डिग्री, लेकिन राइट साइड में ऊपर है तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, राइट साइड डाउनवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है विदाउट एनी फ्लक्चुएशन, 100% परफेक्टली नेगेटिव। थोड़ी फ्लक्चुएशन है तो हाई डिग्री, ज़्यादा फ्लक्चुएशन है तो लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक पॉइंट हमने ड्रॉ किया तो इधर आया, दूसरा पॉइंट इधर आया, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर, छठा इधर। तो देखो अगर हम इससे कंक्लूजन निकाल लें ना, तो हमने देखा कि जब x की वैल्यू छोटी है तो y की वैल्यू भी छोटी आ रही है, लेकिन x की वैल्यू तो इंक्रीज होकर इतनी बड़ी हो गई जबकि y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, उतनी की उतनी है। x इंक्रीज हो गया, देयर इज नो चेंज इन y। या इस पॉइंट को देखें तो y इंक्रीज हो गया बट नो चेंज इन x। तो अल्टीमेटली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नो कोरिलेशन।
इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है, सब तरह के पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। एक्स हाई तो वाई भी हाई मिलेगा, लेकिन एक्स हाई है लेकिन वाई लो मिल रहा है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू लो है छोटी सी, लेकिन वाई की वैल्यू हाई है। यहाँ पर एक्स भी लो है, वाई भी लो है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब एक सर्कल की फॉर्म में हमें पॉइंट मिले, ऐसे करके फ्लो नहीं मिल पा रहा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देके बताता हूँ कि हमने देखा पॉइंट एक इधर आ रहा है, 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 इधर 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 इधर, लाइक दिस। अब आप देख के बता सकते हो कि राइट साइड अपवर्ड है या राइट साइड डाउनवर्ड है। अच्छा, नहीं बता सकते ना इन सारे पॉइंट्स के बारे में, तो यही ग्राफ ऊपर बनाया था हमने। अच्छा, यस, 0 r इक्वल टू 0, या एक और ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। एक पॉइंट ऐसे आया, एक इधर 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 आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया। मतलब ये कि हमें देखने पर ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव कोरिलेशन भी है और ऐसे करके नेगेटिव कोरिलेशन भी आ रहा है। राइट साइड अपवर्ड भी जा रहा है, राइट साइड डाउनवर्ड भी जा रहा है, सब कुछ। जैसे मैंने आपको बिल्कुल बिगनिंग में यहाँ पर लिख के दिखाया था नो कोरिलेशन का एग्जांपल, ठीक है, कि एक्स के इंक्रीज होने से वाई इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। आर इक्वल टू 0, बात एक ही है, नो कोरिलेशन, आर इक्वल टू 0, ठीक है। चाहे आर इक्वल टू 0 लिखो, चाहे नो कोरिलेशन, बात एक ही है। तो ये सारे ग्राफ्स को देखकर हमें ये समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे पता चलता है कि कोरिलेशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मतलब हमें एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होगी, जैसे मैंने शुरू में लिखा था अकाउंट्स और मैथ्स के मार्क्स, उनको ग्राफ पर प्लॉट कर दो, तो ग्राफ देखो इनमें से कैसा नज़र आ रहा है, यहाँ ऐसा है। तो जैसा भी होगा उसी के अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि कोरिलेशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है या फिर ज़ीरो कोरिलेशन है, ठीक है। और इस तरह से ग्राफ बनाकर कोरिलेशन के बारे में पता लगाना कहलाता है ग्राफिकल मेथड। और स्कैटर डायग्राम मेथड, तो इसे नोट कर लो। ये जो हम अभी सीख रहे थे ये भी कोरिलेशन पता लगाने का एक मेथड है। इस मेथड से हम सिर्फ ये पता लगा सकते हैं कि कोरिलेशन हाई डिग्री पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फिर हाई डिग्री है या लो डिग्री है या नो कोरिलेशन, ठीक है। एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं लगा सकते कि कोरिलेशन 70% है, 80 है, 60 है। आगे हम और भी मेथड सीखेंगे जिनमें हम एग्जैक्ट वैल्यू पता लगा सकेंगे कि कोरिलेशन कितना है, लेकिन ग्राफिकल मेथड से हम सिर्फ उसकी डायरेक्शन पता लगा सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव है या हाई या लो डिग्री पता लगा सकते हैं, ठीक है। सारा ग्राफ नोट करो, फिर इसके बाद हम और भी मेथड सीखेंगे। तो अल्टीमेटली एक किस्म से हमने मेथड्स सीखने स्टार्ट कर दिए हैं, और ये हमारा पहला मेथड था, ग्राफिकल मेथड और स्कैटर डायग्राम मेथड, कोरिलेशन फाइंड करने का। सारा नोट करो, इसे मिटाएंगे हम लोग और फिर आगे सीखेंगे।
मिटा रहे हैं सारा हम। अल्टीमेटली हमने एक मेथड सीख लिया है कोरिलेशन फाइंड करने का, दैट इज ग्राफिकल और स्कैटर डायग्राम मेथड। सेकंड इज कॉल्ड कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। थर्ड इज Spearman's coefficient of rank correlation, and the fourth is concurrent deviation method। concurrent deviation method। तो फर्स्ट वाला तो हमने कर लिया ग्राफिकल मेथड। अब हम सीखेंगे कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, ध्यान से देखो। इसमें हमें x और y की वैल्यू गिवन है। x और y दो वेरिएबल्स हैं जिनके बीच में हमें कोरिलेशन पता लगाना है। सपोज इट इज गिवन एज 5, 7, 8, 10, 15 and y is given as 7, 8, 12, 15, 18। 5, 7, 8, 10, 15, 5, 7, 8, 10, 15, 7, 8, 12, 15, 18। हमसे कहा गया है कि इसका कोरिलेशन फाइंड करो। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन by using कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन। तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू हमें गिवन है। हम इसके आगे 3 कॉलम और बनाते हैं, x स्क्वायर, y स्क्वायर और xy। ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 25, 49, 64, 100, 225, 49, 64, 144, 225, 324। x इंटू वाई 35, 56, 96, 150,
270। इसके बाद हम सबका सम निकालेंगे। 45 60 463 806 607। एक बार चेक कर लो सारे। 607 806 463 60 45। बिल्कुल सही है। अब देखते हैं आगे। आर फाइंड करने के लिए कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर और n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। दैट्स ऑल। सारी वैल्यूज हमें गिवन है। n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5। n की वैल्यू हो जाएगी 5। सिग्मा एक्स वाई का सिग्मा 607 माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स अलग सिग्मा वाई अलग। 45 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 5 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर का सिग्मा 463 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज सिग्मा एक्स 45 इसका होल स्क्वायर और इसका रूट n सिग्मा वाई स्क्वायर 5 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। सिग्मा वाई स्क्वायर ये है और ये सिग्मा वाई है और जब सिग्मा वाई का होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे। सिग्मा वाई स्क्वायर 806 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर 60 का होल स्क्वायर। इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे 45 इंटू 60 2700। इसे 5 से मल्टीप्लाई किया। इसका स्क्वायर किया। इसे 5 से मल्टीप्लाई किया। $4030 माइनस 3600। 2700 माइनस किया। 335 इसमें से माइनस किया हमने 290 और इसमें से माइनस किया 430 का रूट। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। आप लोग भी सॉल्व करो, बताओ कितना आंसर आया।
ये आया 0.9486, राउंड ऑफ करके 0.95 लिख देंगे, ठीक है, एंड दैट इज द आंसर। ठीक है, तो वैसे हमने देखने पर भी लग रहा था वेरी हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन लग रहा था, जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ये भी लगातार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन ग्राफ बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, थोड़े से मामूली से फ्लक्चुएशन के साथ ग्राफ बन सकता है इसका बनाएं तो अगर। तो हमने देखा कि 0.95 वेरी हाई डिग्री। देखो अब आपको कैसे पता चला वेरी हाई डिग्री है? एक्चुअली क्या है कि जब बिल्कुल परफेक्ट कोरिलेशन होता है ना तो उसमें आर की वैल्यू आती है 1, ठीक है। जब पूरा 1 आया तो मतलब 100% कोरिलेशन है 1, और जब 1 से कम आया तो थोड़ा कम है, ठीक है। और 0.95 स्टिल वेरी हाई। मेरे ख्याल से क्लियर है। इसमें साथ ही हम लोग ऐड कर देते हैं कि इन तीनों मेथड से जब हम कोरिलेशन निकालेंगे तो हमें कोरिलेशन की वैल्यू मिलेगी। तो जो कोरिलेशन की वैल्यू होगी वो -1 और +1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। +1 और -1 के बीच में लाई करेगी, ना तो +1 से बड़ी होगी ना -1 से छोटी। अलग से दोबारा बता दूंगा, ठीक है। और अभी इतना ही काफ़ी है कि इसका आंसर 0.95 है। फर्स्ट मेथड में हम एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पाते थे, सिर्फ ये बताते थे हाई डिग्री पॉजिटिव, लो डिग्री पॉजिटिव एंड सो ऑन, जबकि इसमें हम बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर बता सकते हैं। कोरिलेशन इज 0.95, ठीक है। नोट करो, फिर हम इसको मिटाएंगे। लेकिन मिटाने से पहले आपको एक बात बता दें, आपने देखा होगा मैंने ना तो इसका रूट निकाला ना इसका निकाला, सीधा सारी कैलकुलेशन करके एक बार में आंसर निकाल दिया, ठीक है। मुझे मालूम है आप लोगों को भी आता होगा, लेकिन बाई चांस अगर किसी को डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी नहीं आती तो मैं सारी कैलकुलेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लो। कैलकुलेटर के ऊपर हम लिखेंगे सबसे पहले 335, फिर डिवाइड वाला बटन प्रेस करेंगे, फिर लिखेंगे हम 290 और फिर रूट वाला बटन प्रेस करेंगे, फिर से करेंगे डिवाइड 430 और फिर से रूट वाला बटन प्रेस करेंगे, और फिर जब हम इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आप लोग देखोगे कि सेम आंसर आ गया। देखो हो सकता है कि आप में से बड़े सारे स्टूडेंट्स बोलें अरे ऐसे आंसर कैसे आ गया, लेकिन आपके सामने है, देखो आ गया। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकली बता रहा हूँ रीज़न के साथ, ध्यान से देखो। जब हम 335 डिवाइड बाय 290 करेंगे तो दोनों को डिवाइड होकर आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें? तो आंसर है नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मिल जाता डिवाइड होके तो हमारा तो आंसर रॉन्ग हो जाता। तो जब हम लिखते हैं दिस डिवाइड बाय दिस तो अभी डिवाइड नहीं हुआ। फिर जब हमने रूट वाला बटन प्रेस किया तो रूट किसका निकला, 290 का या दोनों का? नेचुरल है कि अगर दोनों का रूट निकल जाता तो फिर से गलत हो जाता, ये 290 का ही रूट निकलेगा। और फिर जब हम डिवाइड लगा के 430 लिखेंगे, ये भी नीचे आ रहा है, और फिर रूट को प्रेस करेंगे तो 430 का ही रूट निकलेगा। और जब इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये सारी कैलकुलेशन इकट्ठी करके हमें एक सिंगल आंसर बताएगा, ये रहा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। ऑन कैलकुलेटर।
नोट कर लो सारा कुछ। मिटा दें सारा। हम लोग कर रहे हैं कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्या सीख रहे हैं हम लोग? कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और अभी तक हमने सीखा है इसका आर फाइंड करने का फॉर्मूला। अगेन लिख देता हूँ, एन सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एन सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर और फिर होल रूट, और सिमिलरली एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ये हम लोग अब सीखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी इसका फॉर्मूला है इटसेल्फ। अब हम सीखने जा रहे हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज। पहली इटसेल्फ फॉर्मूला, सेकंड the value of R lies between -1 and +1. We can say R is equal to -1 +1, and this types of bracket means R lies between -1 and +1 including 1 and -1। ठीक है। और इसको लिखने का एक और ढंग है, R ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू +1, कि R की वैल्यू -1 और +1 के बीच में लाई करेगी। और एक और नए ढंग से लिख के दिखा रहा हूँ, दैट इज 0, that is +1 and that is -1। तो ये जो -1 और +1 के बीच का पोर्शन है, सिर्फ इतनी जगह में ही कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आता है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इस -1 और +1 के बीच में लाई करता है। अच्छा, ठीक है। 1 से बड़ा नॉट पॉसिबल, -1 से छोटा नॉट पॉसिबल। थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे हम। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी
the coefficient of correlation is independent of origin. ये इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है, मतलब गिवन डाटा में कुछ भी प्लस करो चाहे माइनस कर लो और फिर उसका कोरिलेशन निकालो, तो प्लस और माइनस करने के बावजूद आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर विल रिमेन सेम. इट मीन्स if a constant number, say A, is added or subtracted in the given data, then the value of R will remain same. Means no change in the value of R. R की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा. That is called independent of origin. And similarly fourth property है the coefficient of correlation is independent of स्केल. इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल भी होता है, दोनों ही हैं कोरिलेशन. कार्ल पियर्सन वाला जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन भी है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल भी है. स्केल का मतलब है चाहे किसी भी नंबर से गिवन डाटा को मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड कर लो, कुछ भी कर लो, और मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद कोरिलेशन निकालोगे सेम फॉर्मूला लगाकर, यू विल गेट द सेम आंसर. मतलब क्वेश्चन गिवन है, सबको हमने सपोज 100 से मल्टीप्लाई करके बड़ा बड़ा वैल्यू बना दी और फिर उस वैल्यूज़ का कोरिलेशन निकालेंगे तो भी आंसर सेम आएगा जितना पहले आया था. इट मीन्स इफ द गिवन डेटा इज multiplied or divided by a constant number, say A, the value of correlation will remain same. कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल सेम रहेगी. ठीक है, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो फॉर्मूला है, सेकंड तो बिल्कुल बेसिक है, आर की वैल्यू +1 और -1 के बीच में आती है. अच्छा ठीक है, तो इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूँ. सपोज सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल से प्रूव करके दिखा रहा हूँ. x की वैल्यू हमें गिवन है
5 8 10 15 y की वैल्यू गिवन है हमें 2 5 7 और 12। दैट इज़ द क्वेश्चन। और जैसा कि यहाँ पर गिवन है, हमें अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक एक्स वाई पता लगाना है। अच्छा, ये सिग्मा एक्स वाई, 3 कॉलम और बनाएंगे हम, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई। 25 64 100 225 4 25 49 144। तो ये हमने सारे आंसर निकाल लिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई सब निकाला 37। दैट इज 38। 8 5 13 5 18 इनका सम निकाला, $414 212 300। एक बार और चेक कर लो, 8 5 13 23 28 38 12 7 19 20 26 5 4 9 5 14 3 6 9 2 11 2 और 2 4 4 5 9 18 22 2 2 4 4 8 4 12 10 22 8 7 15 5 20 30 300 बिल्कुल सही है। आर निकाल कर दिखा रहा। तो ये मैंने जो एग्जांपल लिया था, दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। तो आप देखोगे कि इसमें आर की वैल्यू +1 आएगी, बिल्कुल परफेक्टली पॉजिटिव है। एन सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर एन सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा वाई होल स्क्वायर। आप इसका ग्राफ भी बनाकर देखोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बनेगा। होमवर्क में करके देखना। अच्छा, एन 1 2 3 4 सिग्मा एक्स वाई 300 सिग्मा एक्स 38 सिग्मा एक्स 38 सिग्मा वाई 26 एन 4 सिग्मा एक्स स्क्वायर दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर 414 माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर 38 होल स्क्वायर। एन सिग्मा वाई स्क्वायर, एन की वैल्यू 4 और सिग्मा वाई स्क्वायर, ये सिग्मा वाई स्क्वायर 222 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर 26 होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई किया 1200, इसको मल्टीप्लाई किया थर्टी एट का स्क्वायर 1444।
नेक्स्ट स्टेप में 988 को 1200 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 212। इसको माइनस किया, ये आया 212 का रूट, और इसमें से ये माइनस किया, ये भी आ गया 212 का रूट। और नेक्स्ट स्टेप में 212 अपॉन में 212, मालूम है ना सबको, 212 का रूट बिल्कुल 212 बन जाएगा, काटेंगे तो इज इक्वल टू 1। दैट इज़ द आंसर। तो ये मैंने आपको एक स्पेशल क्वेश्चन करवाया था जिसमें कोरिलेशन +1 आ रहा था, तो बस इससे ज़्यादा कोरिलेशन हो ही नहीं सकता, बिल्कुल परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन था और इसकी वैल्यू आ गई 1। सिमिलरली परफेक्टली नेगेटिव होता, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाता -1। मिटा दूँ सारा, एक बार नोट कर लो, फिर ये लेफ्ट वाला पोर्शन हम मिटा देंगे। अभी मैंने ये प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखाई है, फिर ये भी करके दिखाऊंगा। अच्छा, थर्ड और फोर्थ वाली भी। मिटा दें। अब मैं आपको थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर एक एग्जांपल करवा रहा हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पर हमें ये x और y की वैल्यू गिवन है, ठीक है। देखते हैं क्या गिवन है। y की वैल्यू गिवन है ट्वेंटी 25, 28 एंड 30। इसके बाद हमने नेचुरल है 3 कॉलम बनाए, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और एक्स वाई। एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और एक्स वाई। एक्स की वैल्यू आ गई 225, 324, 484, 625, 529, 625, 784, 900।
और एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे 15 इंटू 23 345 25 इंटू 18 450 28 इंटू 22 616 25 इंटू 30 750 तो ये हो गया हमारा एक्स वाई। अभी बाकी जगह हम बाद में यूज़ करेंगे ये वाली। अब हम सबका सम निकालते हैं। इसका सम कितना आया? 80। वन 106 1658 2838 2161। अब हम यहाँ पर r की वैल्यू लिखेंगे। जरा फॉर्मूला में दोबारा नहीं लिख रहा, ठीक है, यहीं से देख लेते हैं। n सिग्मा एक्स वाई, n इज 4 सिग्मा एक्स वाई, दैट इज सिग्मा एक्स वाई 2161 माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई 80 इंटू 106 अपॉन में n सिग्मा एक्स स्क्वायर 4 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर 1658 माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर 80 होल स्क्वायर एंड रूट। सिमिलरली n सिग्मा वाई स्क्वायर 4 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर 2838 माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे वन 106 का स्क्वायर करेंगे 11236। इन दोनों का माइनस किया 164, यहीं लिख देता हूँ 164। इसमें से माइनस किया 232 और इन दोनों का माइनस किया 116। और जैसा कि बताया था इसके बाद हम
इसकी वैल्यू ऐसे निकालेंगे, देखो निकाल के दिखा रहा हूँ। 164 डिवाइडेड बाय 232 अंडर रूट, फिर डिवाइड बाय 116 अंडर रूट और इक्वल टू 0.9997। जरा ज़्यादा ही कोरिलेशन आ गया। इसका आंसर आ गया 0.9997। ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया था, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, चाहे किसी भी नंबर से प्लस कर दो चाहे माइनस कर दो, आंसर विल रिमेन सेम, आंसर यही आएगा। तब मैं यहाँ पर कुछ इनमें से प्लस और माइनस करके दो नए वेरिएबल बना दूंगा, इनका नाम रखेंगे हम u और v। ठीक है, दो नए कॉलम बनाएंगे आगे हम u एंड v। तो u कैसे बनेगा, x में से हमने सपोज 20 माइनस कर दिया और y में से हमने कुछ भी माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 25 माइनस कर दिया, और इसका नाम हमने रखा u और इसका नाम हमने रखा v। कुछ भी माइनस कर दो या प्लस करो, जो मर्जी करो, नेचुरल है, माइनस करेंगे तो छोटा होगा तो आसान हो जाएगा, तो आसान करने के लिए इसका यूज़ करेंगे हम लोग। अब x में से 20 माइनस कर दो, दैट विल बी -5 -2 +2 +5। इसमें से 25 माइनस किया, -2 0 3 और 5। तो पहले हमने x और y का कोरिलेशन निकाला था, ये आया था। अब हमने x में से 20 और y में से 25 माइनस कर दिया, u और v आ गए। अब हम इनका कोरिलेशन निकालेंगे, आगे u स्क्वायर, v स्क्वायर और uv, तीन कॉलम और बना देंगे। u स्क्वायर 25 4 4 25, फिर v का स्क्वायर करेंगे 4 0 9 25, uv 5 to the 10 0 6 25। कोई नेगेटिव पॉजिटिव साइन आता तो लगा देते, नेगेटिव आता तो, सारे पॉजिटिव ही हैं। ये आ गया 0 6 58 और ये 38 और ये वाला 41। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये मैंने जो r निकाला था x, y का था, वो r x y का था। अब मैं यहाँ पर r निकाल रहा हूँ u, v, u और v का। तो नेचुरल है कि अगर u v का कोरिलेशन निकाल रहे हैं तो मैं फॉर्मूले को भी इसको u v में लिख दूंगा, सेम। देखो लिख के दिखा रहा हूँ, बनेगा n सिग्मा u v माइनस सिग्मा u सिग्मा v अपॉन में n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर, n सिग्मा v स्क्वायर सिग्मा v होल स्क्वायर। n की वैल्यू पुट की 4, सिग्मा u v 41, सिग्मा u 0, सिग्मा v 6। इधर n 4, सिग्मा u स्क्वायर 58 माइनस सिग्मा u 0 होल स्क्वायर, and 4 sigma v square is 38 minus sigma v whole square 6 का होल स्क्वायर। तो देखो सॉल्व करेंगे, बनेगा 164 माइनस 0 अपॉन में 232 और ये 152 माइनस 36। तो नेक्स्ट स्टेप में
ये बन जाएगा 164 अपॉन में 232 और 116। देखा, एकदम सेम आंसर आया। 164, 232, 116। तो नेचुरल है कि रूट निकालने पर 0.9997 सेम आंसर आएगा जैसा कि पहले आया था। तो जिससे ये प्रूव होता है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है। कुछ भी प्लस और माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल रिमेन सेम। सिमिलरली मैं भी एक क्वेश्चन लिखूंगा, उसे आप लोग घर से करके लाना होमवर्क में, और उससे प्रूव होगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल। गिवन डाटा को किसी से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे और आप लोग देखोगे कि आंसर सेम आता है। ठीक है, नोट करो इसको, फिर हम इसे मिटा देंगे। आराम से नोट करो। मिटा दें सारा। तो बिल्कुल फॉर द पर्पज ऑफ फोर्थ प्रॉपर्टी मैं एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ आपको, बिल्कुल जैसा पहले किया था वैसे ही आपको ये सारा का सारा होमवर्क में सॉल्व करना है। ये हमें x और y की वैल्यूज गिवन है, और हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स वाई पता लगाना है। फिर इसका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पता लगाएंगे हम आर एक्स कॉमा वाई। फिर हम u और v दो नई वेरिएबल पता लगाएंगे। जैसा कि हमें साफ नज़र आ रहा है x वाली सारी वैल्यूज़ 5 से डिविजिबल हैं, तो हम क्या करेंगे x डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, छोटा हो जाएगा। और y की सारी वैल्यूज़ 10 से डिविजिबल हैं, तो y डिवाइडेड बाय 10 करके 2x और y की नई वैल्यूज़ पता लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर u स्क्वायर, v स्क्वायर और uv, और फिर जैसा पहले किया था एक बार सिग्मा एक्स वाई वाला फॉर्मूला लेकर कोरिलेशन निकालेंगे, एक बार u और v के बीच का कोरिलेशन निकालेंगे, और दोनों आंसर बिल्कुल सेम आएंगे। सेम आंसर, ये आप घर में करेंगे, जो भी आंसर आएगा दोनों में सेम आएगा। ठीक है, नोट करो सारा इसको, फिर इसे भी हम लोग मिटा देंगे।
अभी हमने इसकी चारों प्रॉपर्टीज़ देखी, अब आगे देखते हैं इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है the coefficient of correlation is unit free। यूनिट फ्री का मतलब है कि इसकी कोई यूनिट नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज यूनिट फ्री मींस इसकी कोई यूनिट, कहने का मतलब अगर एक्स की वैल्यू हमें केजी और केजी में दी हुई है तो कोरिलेशन केजी में आएगा। सपोज एक्स की वैल्यू केजी में और वाई की वैल्यू लीटर में है तो कोरिलेशन केजी में आएगा या लीटर में आएगा? तो आंसर है नो, नाइदर केजी नॉर लीटर, किसी में नहीं आएगा। यूनिट फ्री बस। आंसर इज 0.97, 0.95, 0.82, 0.35, दैट्स ऑल। कोई यूनिट मीटर लीटर वगैरह में नहीं आएगी। दैट इज कॉल्ड इट इज ए यूनिट फ्री। नेक्स्ट, सिक्स्थ, if y is equal to ax plus b and r x y, no, दोबारा देखते हैं। if u is equal to a times x plus b and v is equal to c times y plus d, तो हमने क्या किया, x और y को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दिया, प्लस भी कर दिया, y को भी किसी से मल्टीप्लाई भी कर दिया, प्लस भी कर दिया, तो उससे हमें u और v की वैल्यू मिल गई। ठीक है। देन तो जैसा कि हमने थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी में सीखा है कि गिवन डाटा में कुछ भी प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आंसर रिमेन सेम। तो इसमें भी आर एक्स वाई की वैल्यू और आर यू वी की वैल्यू विल रिमेन सेम। मल्टीप्लाई करने से, प्लस करने से, माइनस करने से, बेशक यहाँ पर माइनस भी होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों बिल्कुल सेम रहते। जितना एक्स और वाई का कोरिलेशन है उतना ही यू और वी का होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक्स और वाई को हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं दैट शुड बी पॉजिटिव, बट ए एंड C मस्ट बी पॉजिटिव, मतलब किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो क्वेश्चन ये राइज हुआ कि अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो, जैसे आपको पता होगा कि एक नंबर 5 है, एक 7 है। अभी क्या है कि ये लार्जेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है। अगर हम इन्हें किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, से मल्टीप्लाइड बाय -1, तो ये -5 और -7 हो जाएगा। अब ये लार्जेस्ट हो गया और ये स्मॉलेस्ट हो गया। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से बड़ा नंबर छोटा, छोटा नंबर बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा सारा कोरिलेशन ही बदल जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमने x और y को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा। दैट इज द सेवंथ प्रॉपर्टी। इफ u इज इक्वल टू ax प्लस b एंड v इज इक्वल टू cy प्लस d, where A is positive
एंड C इज नेगेटिव। तो जो C है वो नेगेटिव है, तो इससे क्या होगा कि जितना हमारा x और y का कोरिलेशन आया होगा आर एक्स वाई विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आर यू वी। तो यू वी का आंसर उससे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बेशक इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर एक्स वाई इज इक्वल टू नेगेटिव आर यू वी और आर यू वी इज इक्वल टू नेगेटिव आर एक्स वाई। आंसर एक दूसरे के नेगेटिव हो जाएंगे, और अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो भी साइन चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक नंबर पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो आंसर का साइन चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो दोनों नेगेटिव होने से वापस आंसर दोनों का सेम आ जाएगा। ठीक है, अगर दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, ए भी नेगेटिव सी भी नेगेटिव, तो अगेन दोनों का आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो आंसर का साइन बदल जाएगा। इसको एक बार और नए ढंग से लिखवा देता हूँ, मेरे ख्याल से समझ तो आपको आ गया है, एक नए ढंग से लिखवा देता हूँ। इफ u इज इक्वल टू ax, अभी माइनस हटा देते हैं। अच्छा, वैसे तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई से ही फर्क पड़ता है सिर्फ, कि मल्टीप्लाई वाला नंबर नेगेटिव तो नहीं है। अच्छा, ठीक है, इफ a पॉजिटिव और b भी पॉजिटिव, देन आर एक्स वाई इक्वल टू आर यू वी। आर एक्स वाई और यू वी बिल्कुल सेम होंगे। चार केस बना देता हूँ इसके। फर्स्ट, सेकेंड, इफ ए नेगेटिव बी भी नेगेटिव, देन आर एक्स वाई इक्वल टू आर यू वी, अभी भी दोनों बिल्कुल सेम होंगे। इफ ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, then r x y will be negative of r u v। तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा। एंड फोर्थ केस, इफ a नेगेटिव और b पॉजिटिव, देन r x y r u v अभी भी नेगेटिव आएगा। अलग अलग साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा, दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर सेम रहेगा। दैट इज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, नोट करो इसको। नोट करो सारा। सेवंथ प्रॉपर्टी देखेंगे इसके बाद हम। सेवंथ, if r is equal to plus 1, then there will be a straight line
then x and y will lie in a straight line right side upward like, ऐसे करके ग्राफ बनेगा और ऐसे करके लाइन बनेगी राइट साइड अपवर्ड, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होंगे। अच्छा ठीक है। स्ट्रेट लाइन। और इसी का सेकंड पार्ट है, इफ r इज इक्वल टू -1 देन x and y will again lie in a straight line but इस बार राइट साइड डाउनवर्ड, like this। तो r इक्वल टू +1, r इक्वल टू -1। ठीक है। राइट वाली प्रॉपर्टीज मिटा रहा हूँ मैं, बड़ी आसान है। फॉर्मूला +-1 के बीच में लाई करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल, 4 मिटा रहे हैं चारों को, फिर आगे देखेंगे हम। इसके बाद हम इसकी 8th प्रॉपर्टी सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेन्ड वेरिएशन बिकॉज ऑफ correlation is equal to because of correlation or coefficient of determination इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर। तो जैसे अभी हमने एक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सीखा था, ये हम सीख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन में क्या होता है कि जितना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू आती है इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सप्लेन्ड वेरिएशन बिकॉज ऑफ कोरिलेशन। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन का मतलब है कि दो वेरिएबल्स के बीच में जो कोरिलेशन है, तो कोरिलेशन के कारण y की वैल्यू कितनी चेंज होगी। मीन्स फॉर एग्जांपल इफ r इज इक्वल टू 0.8
then coefficient of determination is equal to r square, means 0.8 का square, that is 0.64, and it can be written as 64% coefficient of determination. इसका मतलब है the variation in y is 64% because of change in x and the remaining 36%, 100 माइनस 64 कर दिया हमने, and the remaining 30% is unexplained variation. मतलब ये कि हमने ऐसा देखा था ना कि गिवन डाटा में थोड़ा सा ऐसे करके फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। तो जब हम देखते हैं कि x की वैल्यू बिल्कुल सीधी नहीं बढ़ रही, थोड़ा सा ऐसे करके स्पाइरल वे में टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा होकर इंक्रीज हो रही है, तो उस केस में जितनी r की वैल्यू आती है उसका अगर हम स्केयर कर दें तो 64% तो x की वैल्यू के चेंज होने के कारण y की वैल्यू बढ़ रही है, और बाकी 36% है वो अनएक्सप्लेन्ड है, अपनी मर्जी से कभी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, कभी थोड़ी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा कभी थोड़ी कम। समझ आ गया। सिमिलरली अगर r की वैल्यू 1 होती तो r स्केयर की वैल्यू भी 1 का स्केयर यानी 1 यानी 100% आता है। यानी अगर r की वैल्यू 1 है तब तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी 100% है और एक्सप्लेन्ड वेरिएशन भी 100% है, यानी x की वैल्यू के चेंज होने के कारण 100% y की वैल्यू जो है वो चेंज हुई है बिकॉज ऑफ चेंज इन x। अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा फ्लक्चुएशन उसमें कुछ नहीं आया, तो उसमें द रिमेनिंग 0% इज अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, क्योंकि पूरा 100% एक्सप्लेन्ड है, तो अनएक्सप्लेन्ड कुछ भी नहीं है। दोबारा से देख लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज आल्सो नोन एज एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। इसका फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का होल स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर। फॉर एग्जांपल देके बता रहे हैं, इफ आर की वैल्यू 0.8 है तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन 0.64 यानी कि 64% होगा। तो 64% है तो मतलब x की वैल्यू चेंज होने के कारण